बच्चों, आपका आपके अपने YouTube चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। आज हम आपके लिए चैप्टर लेकर आए हैं, पृथ्वी की आंतरिक संरचना। बच्चों, ये ज्योग्राफी 11वीं क्लास का चैप्टर है और बच्चों मैंने कोशिश की है कि इस वीडियो के अंदर ही आपके जितने भी शॉर्ट मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन इस वीडियो से संबंधित बन सकते थे, वो मैंने बनाने की पूरी कोशिश की है और इन्हीं के आपकी परीक्षा में पूछे जाने की संभावना है। चलिए शुरू कर लेते हैं। निम्नलिखित में से कौन भूगर्भ की जानकारी का प्रत्यक्ष साधन है? ए भूकंपीय तरंगे, बी गुरुत्वाकर्षण बल, सी ज्वालामुखी उद्गार, डी पृथ्वी का चुंबक। बच्चों, इसका सही आंसर है सी ज्वालामुखी उद्गार। बच्चों, जब ज्वालामुखी का उद्गार होता है, ज्वालामुखी फटता है, तो उसके अंदर से जो लावा आता है वो प्रत्यक्ष रूप से दिखाई देता है और जिसके कारण उसके बारे में हम जानकारी इकट्ठा कर सकते हैं। अब बच्चों, जो ज्वालामुखी का उद्गार है उससे लावा निकलता है, लेकिन हमें भूगर्भ के अंदर, यानी भूगर्भ मतलब ज़मीन के अंदर क्या क्या चीज़ें हैं, इसकी जानकारी हमें अप्रत्यक्ष और प्रत्यक्ष दोनों रूप से मिल जाती हैं। लेकिन भूगर्भ की पूरी तरीके से जानकारी लेना शायद ही कभी संभव हो पाए, क्योंकि भूगर्भ के अंदरूनी हिस्सों में इतना ज़्यादा तापमान है, इतना ज़्यादा तापमान है, तो वहाँ की जानकारी हासिल करना लगभग नामुमकिन है। सिर्फ इसके बारे में जानकारी हमें भूकंपीय तरंगों से, ज़मीन के गुरुत्वाकर्षण बल से, ज्वालामुखी के उद्गार से, पृथ्वी के चुंबक से ही पता चल पाता है। अब बच्चों, अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी भूकंपीय तरंगे पृथ्वी के क्रोड से होकर गुजरती हैं? ए पी तरंगे, बी एस तरंगे, सी एल तरंगे, डी उपरोक्त में से कोई नहीं। बच्चों, इसका सही आंसर ए पी तरंगे। बच्चों, भूकंपीय तरंगों में जो पृथ्वी के क्रोड से होकर गुजरती हैं तरंगे, वो हैं बच्चों पी, क्योंकि पी तरंगे गैस, ठोस और द्रव तीनों अवस्था में चल लेती हैं, जिसके कारण ये पृथ्वी की सतह पर पहले पहुंचती हैं। इसी कारण पी तरंगों को क्या कहते हैं बच्चों? प्राथमिक तरंगे भी कहते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3। दक्कन ट्रैप की शैल समूह किस प्रकार के ज्वालामुखी उद्गार का परिणाम है? ए शील्ड, बी निस्र, सी प्रवाह, डी कुंड। सही आंसर है बच्चों ए शील्ड। बच्चों, मैं बता दूं ये चारों के चारों ज्वालामुखी के प्रकार हैं। शील्ड प्रकार का, मिश्रित प्रकार का, प्रवाह प्रकार का, कुंड प्रकार के, 4 प्रकार के ज्वालामुखी होते हैं। किस आधार पर? उसके प्रवाह उद्गार के आधार पर। अगला क्वेश्चन है बच्चों, निम्न में से कौन सा स्थल मंडल को वर्णित करता है, यानी जमीन को वर्णित करता है? ऊपरी वनी चले मेंटल, भूपटल और ऊपरी मेंटल, भूपटल और क्रोड, सी वो डी मेंटल और क्रोड। सही आंसर है बच्चों इसका बी भूपटल व ऊपरी मेंटल। अगला क्वेश्चन है बच्चों, पृथ्वी के क्रोड पर कौन से दो पदार्थ पाए जाते हैं? पृथ्वी के उस पर ए लोहा और निकिल, बी निकिल व तांबा, सी तांबा व लोहा, डी लोहा और सोना। बच्चों, इसका सही आंसर है ए लोहा और निकिल। पृथ्वी का जो क्रोड है, अंदरूनी सतह है, उसमें लोहा और तांबा, वो लोहा और निकिल प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। अगला क्वेश्चन है बच्चों, निम्न में से पृथ्वी की किस भाग का घनत्व सर्वाधिक है? बच्चों, घनत्व का मतलब है 1 सेंटीमीटर, 1 घन सेंटीमीटर, यानी कि अगर हम कोई पदार्थ लें जिसकी लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई 1 सेंटीमीटर हो और उसमें जितना वजन होगा, वो बच्चों उसका घनत्व कहलाएगा। तो ये किसका सबसे ज़्यादा है? पर्पटी का, बी मेंटल का, सी बाह्य क्रोड का, डी आंतरिक क्रोड का। बच्चों, सही आंसर है डी आंतरिक क्रोड का जो घनत्व है वो सर्वाधिक है। निम्न में से भूकंपीय तरंगे चट्टानों में संकुचन लाती हैं। कौन सी? पी तरंगे, बी एस तरंगे, सी धरातलीय तरंगे, डी उपरोक्त में से कोई नहीं। बच्चों, इसका सही आंसर है पी तरंगे। सही इसका आंसर हुआ पी तरंगे। अगला क्वेश्चन है बच्चों, पृथ्वी की त्रिज्या कितनी है? त्रिज्या मतलब रेडियस। ए 6540 किलोमीटर, बी 6370 किलोमीटर, सी 6000 किलोमीटर, डी उपरोक्त में से कोई नहीं। बच्चों, इसका सही आंसर है बी 6370 किलोमीटर पृथ्वी की त्रिज्या है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। मानव द्वारा अब तक भूगर्भ में अधिकतम प्रतिभेदन कितना और कहां पर किया? प्रतिभेदन का मतलब है छेद करना, रोजन करके जानकारी हासिल करना। आर्कटिक महासागर में कोला क्षेत्र में 12 किलोमीटर की गहराई तक, बी प्रशांत महासागर में 15 किलोमीटर की गहराई तक, हिंद महासागर में 10 किलोमीटर की गहराई तक, डी उपरोक्त में से कोई नहीं। बच्चों, इसका सही आंसर है ए
आर्कटिक महासागर में कोला क्षेत्र में 12 किलोमीटर की गहराई तक मशीनों से ड्रिल करके ज़मीन की आंतरिक संरचना के बारे में जानकारी हासिल करने की कोशिश की है। इसके अलावा साउथ अफ्रीका में सोने की खान भी 2-2.5 किलोमीटर गहरी खोद दी गई थी, जब वहाँ पर खुदाई बंद कर दी थी क्योंकि सोना तो निकल रहा था, लेकिन अब वहाँ पर किसी भी प्रकार की कार्य करने की कोई स्थिति नहीं रही थी। मशीन का जो मेटल था वो भी पिघलने लगा था। ठीक है, अगला क्वेश्चन है भूगर्भ के बारे में जानने के परोक्ष प्रमाण क्या हैं। पृथ्वी के पदार्थों के गुण जैसे तापमान, दाब व घनत्व, उल्का, सी गुरुत्वाकर्षण, चुंबकीय क्षेत्र तथा भूकंप, डी उपरोक्त तीनों। सही आंसर है बच्चों इसका डी उपरोक्त तीनों। बच्चों मैं बता दूं, ज़मीन का तापमान, अलग अलग जगह का तापमान, वहाँ पर दाब क्या है और उस जगह का घनत्व है क्या है, ये तीनों चीज़ें, क्योंकि हमें पता है कि पृथ्वी के अलग अलग क्षेत्र पर तापमान भी अलग है, वहाँ का दाब क्षेत्र भी अलग है और घनत्व भी अलग है। घनत्व मैं ऊपर बता चुका हूँ क्या किसे कहते हैं। इससे भी हमें भूगर्भ के बारे में जानकारी मिलती है। उल्का, आसमान से आने वाला, जिसे बच्चों लोग टूटता तारा भी कहते हैं। कोई आकाशीय पिंड जब वो हमारे वायुमंडल में प्रवेश करता है तो उसमें आग लग जाती है, जिसके कारण वो जलता हुआ तारा दिखता है। तो इसे कुछ तो टूटता हुआ तारा कहते हैं, कुछ इसे ब्रूज कहते हैं। जब ये ज़मीन पर आता है, जब काफ़ी मोटी तादाद में होता है, काफ़ी मोटा होता है, तो ये ज़मीन पर आकर गिरता है। वैज्ञानिक इसकी जांच करके भी भूगर्भ के बारे में जानने की कोशिश करते हैं, क्योंकि इसकी जो बनावट होती है उल्का की, वो हमारी पृथ्वी के पदार्थों के समान ही होती है। इसके अलावा गुरुत्वाकर्षण, हमें पता है कि विश्व के अलग अलग क्षेत्रों में गुरुत्वाकर्षण अलग है। उत्तरी ध्रुव पर अलग है, प्रशांत महासागरों में अलग है। चुंबकीय क्षेत्र, तुम्हें पता है कि पृथ्वी पर 2 पोल हैं, साउथ पोल और नॉर्थ पोल, उनसे भी हमें पृथ्वी की अंदरूनी सतह के बारे में जानकारी मिलती है। साथ ही जब भूकंप आता है तो उससे भी हमें ज़मीन के अंदर की काफ़ी कुछ जानकारी मिलती है। बच्चों अगला क्वेश्चन है, पृथ्वी की ऊष्मा के क्या स्रोत हैं। रेडियोधर्मिता, ताप वृद्धि की ऊष्मा, पृथ्वी के निर्माण कार्य पदार्थों की ऊष्मा, उपरोक्त तीनों। सही आंसर है बच्चों उपरोक्त तीनों। बच्चों रेडियोधर्मिता, उससे भी हमें पृथ्वी की ऊष्मा मिलती है। अब पृथ्वी की जो ताप है उसमें वृद्धि होकर वो भी ऊष्मा का एक स्रोत है। इसके अलावा जिन पदार्थों से पृथ्वी बनी है वो पदार्थ भी ज़मीन के अंदर से ऊष्मा छोड़ते रहते हैं, उनसे भी हमें ऊष्मा मिलती है। क्वेश्चन नंबर 12, पृथ्वी की आंतरिक संरचना कितनी परतों में बटी है। ए 3, बी 2, सी 4, डी 5। सही आंसर है बच्चों ए 3। अब बच्चों पृथ्वी की जो आंतरिक संरचना है वो 3 हिस्सों में बटी है और उसके बारे में मैं डिटेल से बता दूं। पहली है बच्चों भूपर्पटी, यह पृथ्वी की सबसे बाहरी भाग है और ये धरातल से 30 किलोमीटर की गहराई तक पाया जाता है। इस परत की चट्टानों का जो घनत्व है वो 3 प्रति घन सेंटीमीटर है। इसके बारे में मैंने घन सेंटीमीटर के बारे में ऊपर आपको बता दिया है। अब भूपर्पटी से नीचे आता मेंटल। बच्चों भूपर्पटी से नीचे मेंटल का भाग है, भाग को मेंटल कहते हैं। यह भाग भूपर्पटी से नीचे शुरू होता है और 2300 किलोमीटर की गहराई तक जाता है। भूपर्पटी और मेंटल का ऊपरी भाग मिलकर स्थल मंडल बनाते हैं। मेंटल का निचला भाग ठोस अवस्था में है, इसका घनत्व लगभग 3.4 प्रति घन सेंटीमीटर है। अगला बच्चों इसमें है क्रोड। मेंटल के नीचे क्रोड होता है, जिसे हम आंतरिक या बाह्य 2 हिस्सों में बांट सकते हैं। बाह्य क्रोड तरल अवस्था में होता है, जो बाह्य क्रोड है वो तरल है, जबकि आंतरिक क्रोड जो है ठोस अवस्था में है। इसका घनत्व सबसे अधिक होता है 13 ग्राम प्रति घन सेंटीमीटर। और बच्चों जैसा मैंने ऊपर बताया था क्वेश्चन में, यह निकिल और लोहे का बना होता है। अगला क्वेश्चन है प्राथमिक तरंगे किसे कहते हैं। ए पी तरंगों को, बी सी तरंगों को, एस तरंगों को, सी एल तरंगों को, डी उपरोक्त में से कोई नहीं। सही आंसर है बच्चों ए प्राथमिक तरंगों को। बच्चों भूगर्भीय तरंगे 2 प्रकार की होती हैं, पी और एस प्रकार की तरंगे। इन दोनों को हम डिटेल से जान लेंगे। अब पी तरंगे तेज गति से चलने वाली तरंगे हैं, ये धरातल पर सबसे पहले पहुंचती ज़मीन पर। इन्हें प्राथमिक तरंगे भी कहते हैं। पी तरंगे ध्वनि तरंगों की तरह काम करती हैं, यानी कि साउंड वेव की तरह काम करती है। ये गैसों में भी चल जाती हैं, लिक्विड में भी चल जाती हैं और ठोस, तीनों अवस्थाओं से गुजर सकती हैं। अब बच्चों जब हम एस तरंगों की बात करेंगे, धरातल पर कुछ समय अंतराल पर पहुंचती हैं, कुछ टाइम लेती हैं पहुंचने में। ये तरंगे द्वितीय तरंगे कहलाती हैं। ये केवल ठोस पदार्थ में ही चलती हैं। एस तरंगों की यह
विशेषता वैज्ञानिकों को भू संरचना समझने में काफ़ी मदद करती है। यानी कि पी तरंगों के मुकाबले एस तरंगे सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है वैज्ञानिकों के लिए, क्योंकि जब ये ठोस ठोस में चलेंगी तो इससे जो है वैज्ञानिकों को ये मौका मिलेगा कि पृथ्वी के किन किन इलाकों से चल के आई हैं और उससे उन्हें पृथ्वी की आंतरिक संरचना के बारे में समझने में मदद मिलेगी। अगला क्वेश्चन है बच्चों, भूकंप को किस प्रकार मापा जाता है? जो अर्थक्वेक आता है इसे कैसे मापते हैं? ए मीटर में, बी लीटर में, सी रिएक्टर स्केल पे, डी फ़ारेनहाइट में। बच्चों इसका सही आंसर है सी रिएक्टर स्केल पे। भूकंप की जो तीव्रता है वो रिएक्टर स्केल पे मापी जाती है और भूकंप की तीव्रता भूकंप के दौरान जो ऊर्जा निकलती है, स्वतंत्र होती है, उससे संबंधित है। और बच्चों इसकी जो मापी है उसके मुताबिक भूकंप की तीव्रता 0 से 10 तक की है। बच्चों 6 या 5 या 6 से के आसपास के भूकंप पृथ्वी पर कम ही आते हैं। 1-2 तीव्रता वाला भूकंप पृथ्वी पर हर मिनट में आता रहता, उससे कोई नुकसान नहीं पहुंचता। लेकिन अगर भूकंप की तीव्रता 5 या उससे अधिक है तब पृथ्वी पर नुकसान पहुंचने के चांस हैं। और भूकंप की तीव्रता जितनी बढ़ती जाएगी 8-9, वो पृथ्वी पर उतना ही विकराल रूप धारण करेगी। वैसे 8 से अधिक तीव्रता वाले भूकंप पृथ्वी पर यदा कदाई कई सालों में एक आध आ जाता है। इसके अलावा आघात की तीव्रता यानी कि कितना नुकसान पहुंचा है, इसकी गहनता जो जांचने के लिए एक स्केल बनाया था जिसे मरकैली कहते हैं। इसे इटली के भूकंप वैज्ञानिक मरकैली के नाम से जाना जाता है। यह झटकों से हुए नुकसान को निर्धारित करती है और बच्चों इसकी जो गहराई है वो 1 से 12 तक मापी जाती है कि कितना नुकसान हुआ है। 1 पे कम नुकसान होगा और 12 पे बहुत अधिक नुकसान होगा। अच्छा, इसे नापने का जो पैमाना है वो एक वैज्ञानिक मरकैली के नाम पर रखा गया है। अगला क्वेश्चन है बच्चों, भूकंप तरंग कितने प्रकार की होती हैं? 2, 3, 4, उपरोक्त में से कोई नहीं। सही आंसर है बच्चों ए 2। भूगर्भिक तरंगे, यह तरंगे भूगर्भ में उद्गम केंद्र से निकलती हैं और विभिन्न दिशाओं में जाती हैं। यह तरंगे धरातलीय शैलों से क्रिया करके धरातलीय तरंगों में बदल जाती हैं। और बच्चों ये भी 2 प्रकार की होती हैं, मैंने बताया था पी और एस प्रकार की धरातलीय तरंगे। और बच्चों धरातलीय तरंगे ये तरंगे धरातल पर अधिक प्रभावकारी होती हैं और गहराई के साथ साथ इनकी तीव्रता कम होती जाती है। अब बच्चों भूगर्भीय तरंगे और धरातलीय तरंगों के मध्य जो अन्योन क्रिया होती है, आपस में जो ये मिलते हैं, इसके कारण नई तरंगे उत्पन्न होती हैं बच्चों, जिन्हें धरातलीय तरंगे कहते हैं। और ये जो धरातलीय तरंगे हैं इन्हीं से पृथ्वी पर बहुत ज़्यादा जान माल का नुकसान होता है, जैसे इमारतों का गिरना, बांध का टूटना, इन्हीं क्रियाओं के कारण है। अगला क्वेश्चन है बच्चों, निम्न में से कौन सा भूकंप के प्रकार हैं? विवर्तनिक भूकंप, बी ज्वालामुखी भूकंप, सी निपात भूकंप, डी उपरोक्त तीनों। सही आंसर है बच्चों डी उपरोक्त तीनों। बच्चों मैं आपको इसके बारे में बता देता हूँ। पहला बच्चों विवर्तनिक भूकंप। बच्चों सामान्यतः यही भूकंप आते हैं। ये भूकंप पृथ्वी के जो है अंदर जो है चट्टानों के सरकने के कारण आते हैं, जैसे महाद्वीप महासागरीय प्लेटों का एक दूसरे से टकराना या एक दूसरे से दूर हो जाना इसका कारण है। और बच्चों निपात भूकंप जो है वो भूकंप जो है खनन क्षेत्रों में कभी कभी अत्यधिक खनन कार्य से भूमिगत खदानों की जो छतें हैं वो गिर जाती हैं, जिससे भूकंप के हल्के झटके महसूस करते हैं। इन्हें बच्चों निपात भूकंप कहा जाता है। इसके अलावा विस्फोट के कारण भी भूकंप आते हैं। अगर परमाणु बम का विस्फोट हो या फिर कोई और बड़ा बम ब्लास्ट किया जाए तब भी छोटे पैमाने के भूकंप आ जाते हैं। इसके अलावा जो बड़े बड़े बांध बनाए जाते हैं अक्सर इनके कारण भी क्योंकि ज़मीन में पानी रिसकर जो चट्टानें हैं वो दरक जाती हैं, जिसके कारण भूकंप आ जाता है। अगला क्वेश्चन है बच्चों, भूकंप क्या है? भूकंप भूमि का कांपना अथवा पृथ्वी का हिलना, भूकंप की सतह का ऊपर हो जाना, भूकंप की सतह का बैठ जाना, उपरोक्त में से कोई नहीं। बच्चों सही आंसर है ए। भूकंप जो है भूमि का कांपना या पृथ्वी का हिलना भूकंप कहलाता है। अच्छा बच्चों, भूपटल पर दरारें बन जाती हैं जिसे भ्रंश कहते हैं। भूपटल पर पड़ने वाली जो दरारें हैं उन्हें भ्रंश कहते हैं। उनसे ऊर्जा रिलीज होती है जिससे तरंगे निकलती हैं। ये तरंगे सभी दिशाओं में फैलकर भूकंप का कारण बनती हैं। अब बच्चों निम्न में से भूकंप के प्रभाव, भूमि का हिलना, बी धरातलीय विसंगति,
बांध के टूटने से बाढ़ का आना, डी उपरोक्त तीनों। सही आंसर है बच्चों डी उपरोक्त तीनों। बच्चों मैं आपसे बता दूं भूकंप के जो कारण है, भूकंप जो हैं उससे क्या क्या नुकसान हो सकते हैं, क्या क्या प्रभाव होंगे। एक तो भूमि तो हिलेगी, ज़मीन भी बेढंग हो सकती है, ज़मीन नीचे बैठ सकती है, नीचे से उभर सकती है, बांध टूट जाते हैं। इसके अलावा मृदा यानी मिट्टी में द्रवण हो जाता है, यानी कि लिक्विडिफिकेशन हो जाता है। इसके अलावा हिमस्खलन, बड़े बड़े पहाड़ों पर जो मौजूद हैं बर्फ़ों के बड़े बड़े ग्लेशियर, वो टूटकर पानी में आ जाते हैं। आग का लगना, इमारतों का टूटना और ध्वस्त हो जाना, सुनामी लहरें उत्पन्न होना, वस्तुओं का गिरना, धरातल का एक तरफ झुकना। बच्चों इसमें एक वर्ड सुनामी आया, सुनामी के बारे में मैं आपसे बता दूं सुनामी है क्या। जब भूकंप का केंद्र समुद्र की तल होता है तो उसके कारण समुद्र के अंदर बहुत ऊंची ऊंची लहरें उठने लगती हैं बच्चों, जिन्हें हम सुनामी कहते हैं। बल्कि सुनामी किसी प्रकार का भूकंप नहीं है, बल्कि भूकंप के कारण जो समुद्री लहरों का ऊपर उठना है वो सुनामी कहलाता है। ज्वालामुखी कितने प्रकार के हैं? 1, 2, 3, 4। सही आंसर है सी 3। अब बच्चों ज्वालामुखियों के बारे में हम पढ़ लेंगे। सक्रिय ज्वालामुखी, बच्चों वे ज्वालामुखी जो उसमें लगातार विस्फोट होते रहते हैं, लावा निकलता रहता है और उनका मुंह खुला रहता है। बच्चों इस प्रकार के जो ज्वालामुखी हैं वो सक्रिय ज्वालामुखी कहलाते हैं। इटली का जो एटना है ये इसी का उदाहरण है। इसके अलावा दूसरा है प्रसुप्त ज्वालामुखी। इस प्रकार के ज्वालामुखी में लंबे समय से कोई विस्फोट नहीं हुआ, लेकिन इसमें विस्फोट की संभावना बनी रहती है। ऐसे ज्वालामुखी अचानक से सक्रिय हो जाते हैं और इनके अचानक सक्रिय होने से, एक्टिव होने से बहुत सारा नुकसान होता है। बहुत सारे जन मारे जाते हैं, जानवर मारे जाते हैं, पेड़ पौधों का नुकसान होता है प्रसुप्त ज्वालामुखियों से। और बच्चों तीसरे जो ज्वालामुखी हैं वह विसुवियस ज्वालामुखी। बच्चों या यूं कह सकते हैं, ये तो इसका उदाहरण है प्रसुप्त का, विसुवियस ज्वालामुखी। अब बच्चों हैं विलुप्त ज्वालामुखी, ऐसे ज्वालामुखी जिनमें विस्फोट प्राय बंद हो जाते हैं और भविष्य में भी उनमें कोई विस्फोट होने की संभावना नहीं है। अगला क्वेश्चन है बच्चों, आकृति के आधार पर ज्वालामुखियों को किन भागों में बांटा जा सकता है? ए शील्ड ज्वालामुखी, बी मिश्रित ज्वालामुखी, सी ज्वालामुखी कुंड, डी उपरोक्त तीनों। सही आंसर है बच्चों डी उपरोक्त तीनों। अब बच्चों शील्ड बेसाल्ट प्रवाह को छोड़कर, इसके अलावा बेसाल्ट प्रवाह भी एक तरीके का ज्वालामुखी है, तो इसे छोड़कर पृथ्वी में जितने भी ज्वालामुखी मिलते हैं उनमें जो शील्ड है ज्वालामुखी वो सबसे बड़ा है। और हवाई द्वीप का ज्वालामुखी जो वो है इसका सबसे बढ़िया उदाहरण है। ये ज्वालामुखी विशेषतः बेसाल्ट से ही बना होता है, जो तरल लावा के ठंडा होने से बना है। इस ज्वालामुखी से जो लावा है वो फव्वारे के रूप में बाहर आता है और निकास पर एक शंकु के जैसा आकार बना लेता है, जो सिंडर शंकु के तौर पर विकसित होता है। इसके अलावा दूसरा है मिश्रित ज्वालामुखी। बच्चों इन ज्वालामुखियों में बेसाल्ट की तुलना में ज़्यादा इंडेशियन यानी कि गाढ़ा चिपचिपा, इंडेशियन मतलब गाढ़ा चिपचिपा पदार्थ निकलता है और अक्सर ज्वालामुखी विस्फोट करते रहते हैं। इनसे लावा के साथ साथ भयंकर मात्रा में ज्वलखंड शिम पदार्थ और राख धरातल पर पहुंचती है, यानी कि बड़े बड़े पत्थर ज्वालामुखी से निकलते हैं। और ज्वालामुखी कुंड तीसरे प्रकार का है। ये पृथ्वी पर मिलने वाले सर्वाधिक विस्फोटक ज्वालामुखी हैं। प्राय ये इतने विस्फोट होते हैं कि जब इनमें विस्फोट होता है तब वहाँ पर जो है ऊंचा ढांचा बनने की अपेक्षा खुद नीचे धंस जाती है ज़मीन। इतना भयानक विस्फोट होता है कि विस्फोट के बाद में उसका मलबा उड़कर दूर दूर तक चला जाता है और इससे गर्त का निर्माण होता है और ज्वालामुखी कुंड कहलाते हैं ये। बेसाल्ट प्रवाह क्षेत्र, यह ज्वालामुखी काफ़ी तरल लावा उगलता है जो दूर तक बह निकलता है और संसार के कुछ हिस्सों की नहीं बल्कि हज़ारों किलोमीटर की दूरी में फैल जाता है। इस प्रकार का लावा प्रवाह क्रमानुसार होता है और कुछ प्रवाह 50 मीटर से भी ज़्यादा मोटा होता है। और भारत का जो दक्कन का ट्रैप है इसी का उदाहरण है। और बच्चों महाराष्ट्र का ज़्यादातर हिस्सा इसी ट्रैप पर है। वृत्त बेसाल्ट अथवा प्रवाह क्षेत्र है। ऐसा क्यों है? क्योंकि जो है आज की तुलना में शुरू में ये वृत्त क्षेत्र में से ढका था। अगला और लास्ट क्वेश्चन है बच्चों, ज्वालामुखी उद्गार से बनी भू आकृतियों को किन भागों में बांट सकते हैं? अंतर्वेदी भू आकृतियाँ, बी बहिर्वेदी भू आकृतियाँ,
सी उपरोक्त दोनों, डी दोनों में से कोई नहीं। बच्चों सही आंसर है सी उपरोक्त दोनों। ज्वालामुखी उद्गार से बनी आकृतियां दो प्रकार की होती हैं, अंतर्वेदी भूआकृतियां और बहिर्वेदी भूआकृतियां। बच्चों वीडियो में मैंने कोशिश की है कि पूरे चैप्टर कवर कराया गया, इसीलिए वीडियो थोड़ी बड़ी होगी है। वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद।